स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी केमिस्ट्री लाइन टू लाइन डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम क्लास 11th केमिस्ट्री का एस ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर तक हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एल्कली मेटल्स की 4 केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग नेचर। हम यहाँ पर एल्कली मेटल्स का रिड्यूसिंग नेचर चेक करेंगे। देखिए, एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। यहाँ पर कह दिया कि एल्कली मेटल्स क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। लिथियम बीइंग द मोस्ट एंड सोडियम द लीस्ट पावरफुल। ये भी बता दिया कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम, और वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सोडियम। तो देखिए, सबसे पहले हम जनरल वे में रिड्यूसिंग कैरेक्टर चेक करेंगे। जनरल वे में देखिए, ये हमारे पास एल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, अगर हम लिथियम टू सीजियम आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर चेक करें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर चेक करें तो क्या रहेगा, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम की, फिर सोडियम, फिर पोटासियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। सबसे लास्ट सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, सीजियम की। अब लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का रीजन क्या है, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का रीजन क्या है, साइज। क्या है, साइज। क्योंकि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। साइज इंक्रीज, जैसे ही साइज इंक्रीज होगा तो लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली लूज हो जाएगा, उसे हम आसानी से लॉस कर सकते हैं। आप जानते हैं कि लिथियम का साइज सबसे छोटा है और सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, तो सीजियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से बाहर निकल सकता है। और आसानी से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ कि हमें उसे लो एंथैल्पी देनी पड़ेगी। आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी दी जाती है उसी को क्या बोलते हैं, आयनेशन एंथैल्पी। तो हमें यहाँ पर लो आयनेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी इस सीजियम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है जी। अब जिसकी आयनेशन एंथैल्पी कम होती है, लो आयनेशन एंथैल्पी होती है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट खुद से समझिए, जिसकी आयनेशन एंथैल्पी लो होगी, ठीक है, वो आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी, ठीक है, हाईली रिएक्टिव हो गया तो उसकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए ऑर्डर हो जाएगा आरसी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज इक्वल टू, सीजियम में रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा रहेगी, उसके बाद रुबिडियम में, उसके बाद पोटासियम में, उसके बाद सोडियम में, और लास्टली है हमारे पास लिथियम। लिथियम तो आप खुद से देखिए, अगर हम इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चेक करें कि लो आयनेशन एंथैल्पी, साइज इंक्रीज और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, अगर इस वे से हम चेक करें तो हमारे पास ऑर्डर मिलता है जिसमें सीजियम की जो रिड्यूसिंग पावर है वो सबसे ज्यादा है, रुबिडियम की उससे कम है, पोटासियम, सोडियम और लिथियम। लेकिन यहाँ कॉमा के बाद जो हाफ लाइन है उसमें कहा गया है लिथियम, लिथियम बीइंग द मोस्ट, लिथियम की जो रिड्यूसिंग पावर है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और सबसे कम किसकी कही गई है, सोडियम की। सबसे कम किसकी है, सोडियम की। तो यहाँ पर रेगुलर ऑर्डर तो नहीं है, यहाँ पर तो एक्सेप्शन आ गया। अब इस एक्सेप्शन को ही हमें डिस्कस करना है, इस एक्सेप्शन को हमें डिस्कस करना है। देखिए, एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो सिंपल है कि एल्कली मेटल्स क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम बीइंग द मोस्ट, लिथियम क्या हो गया, मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, और सोडियम क्या हो गया, लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। हमने यहाँ पर जनरल वे में ऑर्डर चेक किया था जो आयनेशन एंथैल्पी के लिए, जो आयनेशन एंथैल्पी का अकॉर्डिंग यहाँ आ रहा था, लेकिन ये कब के लिए है, इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, गैसियस स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन अब हम बात करेंगे एक्वस फॉर्म के बारे में, क्योंकि एक्वस फॉर्म में ही ये ऑर्डर हमें मिलेगा जिसमें लिथियम तो स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा और सोडियम क्या रहेगा, लीस्ट रहेगा। क्योंकि एनसीईआरटी में गैसियस स्टेट के लिए कोई भी लाइन गिवन नहीं है। गैसियस स्टेट के लिए अदर रेफरेंस बुक्स में आपको मिल सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में केवल एक्वस स्टेट के लिए दिया हुआ है।
एक्वस स्टेट में रिड्यूसिंग जो नेचर है वो किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हिच मेजर्स द रिड्यूसिंग पावर रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल चेंज। देखिए यहाँ कहा गया है जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एल्कली मेटल्स का, व्हिच मेजर्स द रिड्यूसिंग पावर, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर को एक्वस स्टेट में कौन मेजर करेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ध्यान से समझिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये चेक करेगी कि रिड्यूसिंग पावर किसकी कितनी है, किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, किसकी इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। तो देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहता है, इन एक्वस स्टेट, इन एक्वस स्टेट। अब तक हम गैसीय स्टेट की बात कर रहे थे, जो जनरल वे में हम सोचेंगे वो यही ऑर्डर होगा, लेकिन यहाँ पर जो एक्सेप्शन है उसे हम एक्वस स्टेट से समझेंगे। देखिए मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर is the tendency to lose electron and hence stronger is the reducing agent। देखिए बहुत सिंपल है, यहां पर कहा गया है मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर नेगेटिव रहेगा, जितना ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा, हायर इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, उतनी ही ज्यादा उसकी टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, उसकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान से समझिए, जितना ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा उतनी तेजी से ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन तेजी से लूज करेगा हेंस स्ट्रॉन्गर इज द रिड्यूसिंग एजेंट, और वही क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इन सब के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से चेंज होते हैं। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किस मेटल की सबसे ज्यादा नेगेटिव है। तो देखिए हमारे पास है लिथियम की जो E0 की वैल्यू है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है, -3.04 वोल्ट किसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, लिथियम की। अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है -2.714 वोल्ट। ठीक है, अब आप खुद से सोचिए कि यहाँ पर हमें दे रखा है लिथियम बीइंग द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम, और जब उस मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो -3.04 है, मोर नेगेटिव है, और सोडियम की कितनी है, लीएस्ट, क्योंकि सोडियम क्या है, लीएस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसकी जो लेस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है, 2.714, मतलब लिथियम सबसे पावरफुल है और सोडियम सबसे वीक है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये सबसे वीक हो गया तो बाकी जो तीन बचे हैं, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, वो लिथियम और सोडियम के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली इसका ऑर्डर क्या होता है, जो इसका एक्सेप्शनल ऑर्डर होता है वो क्या होता है, लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, उसके बाद सीजियम, उसके बाद रुबिडियम, फिर है पोटाशियम और लास्टली सोडियम। ये हमारे पास एक्चुअली ऑर्डर होता है किसके लिए, रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए। ये नोट कर लीजिए, रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए जो ऑर्डर है हमारे पास वो एक्चुअल ये है, लिथियम, सीजियम, रुबिडियम, पोटाशियम एंड सोडियम। लिथियम यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट है और सोडियम यहाँ लीएस्ट है, और सोडियम के लिए क्या है -2.714 और लिथियम के लिए क्या है -3.04 वोल्ट। तो
तो इन दोनों वैल्यूज के बीच में ही जो भी वैल्यूज आएंगी, इन दोनों वैल्यूज के बीच में ही जो भी वैल्यूज आएंगी वो सीजियम, रुबिडियम और पोटेशियम की रहेंगी। एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ के बाद जो वैल्यूज आती है वो इस तरह से आती है -2.925, -2.930 एंड -2.927, इस तरह की वैल्यूज आती हैं। अब ये वैल्यूज, ये जो तीन वैल्यूज हैं सीजियम, रुबिडियम और पोटेशियम के लिए, ये क्या है, -2.714 और -3.04, इन दोनों के बीच की वैल्यूज हैं। ठीक है, इसी वजह से इन सीजियम, रुबिडियम और पोटेशियम को बीच में रखा गया है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इन दोनों की इंटरमीडिएट होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम चेक करें ऑर्डर को, तो सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम एक रेगुलर ऑर्डर है। आप खुद से देखिए, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सीजियम। अगर रेगुलर ऑर्डर की बात करें तो सीजियम है, रुबिडियम है, उसके बाद पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है। अगर रेगुलर ऑर्डर होता इससे आगे तो यहाँ पे क्या आता, लिथियम आता, लेकिन लिथियम ने यहाँ पर क्या कर दिया है, एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया है कि भाई लिथियम की सबसे जो वैल्यू है ज्यादा नेगेटिव हो गई है, ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हो गई है। अब इसका रीजन क्या है, इसके रीजन के लिए आपको एनसीईआरटी में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। 3 पॉइंट्स क्या है हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट है सब्लिमेशन एंथैल्पी, ठीक है। सेकंड है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। और थर्ड क्या है हमारे पास, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयोनेशन एंथैल्पी और थर्ड है हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये 3 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर को। देखिए, अगर सब्लिमेशन एंथैल्पी की बात करें तो सिमिलर होती है ये, ऑल एल्कली मेटल्स की जो सब्लिमेशन एंथैल्पी है वो सिमिलर रहेगी, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा। आयोनेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयोनेशन एंथैल्पी क्या होती है, डाउन द ग्रुप मूव करने पर, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, डाउन द ग्रुप मूव करने पर आयोनेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी as we move डाउन द ग्रुप, ठीक है जी, डाउन द ग्रुप। अब देखिए लास्ट है हमारे पास हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हमने इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा है जिसमें हमने चेक किया था कि एल्कली मेटल्स हैं वो हाइड्रेट फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं, हाइड्रेट फॉर्मेशन सबसे ज्यादा कौन करता है। तो वहां पर हमें मिला था लिथियम हाइड्रेट फॉर्मेशन सबसे जल्दी करेगा। कैसे कि लिथियम का फॉर्मूला हमने देखा था, लिथियम क्लोराइड .2H2O। ये क्या है, हाइड्रेटेड लिथियम क्लोराइड। उसके बाद डाउन द ग्रुप मूव करने पर जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज कर जाती है। सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होती है, सबसे हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है लिथियम की सबसे हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, ठीक है। अगर हम इसके लिए रिएक्शन देखें तो क्या है, लिथियम प्लस H2O। आफ्टर दैट रिएक्शन H2O की जगह आपको एनसीईआरटी में मिलेगा एक्वस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा लिथियम पॉजिटिव प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी यहाँ पर जो एंथैल्पी बाहर निकलेगी उसी को बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आयनेशन एंथैल्पी है, अब हमें किसमें कंपैरिजन करना है, केवल लिथियम में, क्योंकि लिथियम ही एक्सेप्शन है, बाकी सब रेगुलर ऑर्डर में है, बाकी सब रेगुलर है, केवल लिथियम है। लिथियम की सबसे कम होने की वजह सबसे ज्यादा क्यों हो गई, तो उसका रीजन हम यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए, आयनेशन एंथैल्पी अगर हम चेक करें लिथियम की अगर हम आयनेशन एंथैल्पी चेक करें और
हाइड्रेशन एंथैल्पी चेक करें, अगर हम लिथियम की आयनेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी चेक करें तो उसमें से हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ये जो वर्ड है हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसके बारे में एनसीईआरटी बुक में नेक्स्ट लाइन में भी गिवन है। हम यहाँ पर सबसे पहले उस नेक्स्ट लाइन को चेक करेंगे, उसके बाद इसके थ्री ऑफ ऑर्डर को चेक करेंगे। एनसीईआरटी की नेक्स्ट लाइन को चेक करते हैं। विद द स्मॉल साइज ऑफ इट्स आयन लिथियम हैज द हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पर रीजन क्या दिया है? लिथियम की हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी का रीजन है स्मॉल साइज ऑफ इट्स आयन। लिथियम न्यूट्रल एटम की बात नहीं हो रही है, आयन की बात हो रही है। लिथियम आयन का जो साइज है वो वेरी स्मॉल है। वेरी स्मॉल साइज ऑफ इट्स आयन लिथियम हैज द हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा हो जाती है। अगर हम बाकियों की बात करें तो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन और सीजियम आयन, इन सब का जो साइज है आयनिक फॉर्म में, जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब का जो साइज है वो लिथियम से बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। मतलब ये साइज में काफी बड़े हैं, लेकिन ये वेरी स्मॉल है। वेरी स्मॉल होने के रीजन से ही इसके हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? हाईएस्ट होती है। विच अकाउंट फॉर इट्स हाई नेगेटिव E0 वैल्यू। और यही हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी किसको इफेक्ट करती है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को। E0 वैल्यू, E0 क्या है हमारे पास? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी ही अफेक्ट करती है। हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी होने की वजह से ही लिथियम की जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो मोर नेगेटिव हो जाती है। लिथियम की कितनी हो जाती है? -3.04 वोल्ट। ध्यान से देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे कि भाई सीजियम की जो हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर है गैसियस फॉर्म में, सीजियम, फिर है रुबिडियम, उसके बाद पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। ये हमने जनरल वे में चेक किया था स्टार्टिंग में ऑर्डर, किसके लिए? रिड्यूसिंग पावर के लिए। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग था? ये था आयनाइजेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग। आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करेंगे तो सीजियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर रखता है अपने पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो फैक्टर है वो यहाँ पर कोलैप्स कर गया। इसको कोलैप्स कराने वाला कौन है? हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी स्मॉल साइज होने की वजह से लिथियम की सबसे ज्यादा हो गई, जिसके कारण लिथियम की जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो मोर नेगेटिव हो गई, -3.04, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि वो एक हाई रिड्यूसिंग पावर रखने वाला एटम बन गया, ठीक है। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या था हमारे पास? लिथियम, उसके बाद है सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, लास्टली सोडियम, ठीक है। तो आप यहां से देखिए सीजियम टू सोडियम, ये जो ऑर्डर है किसके अकॉर्डिंग है? आयनाइजेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर एक्स्ट्रा लग गया है, कौन सा? हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्योंकि अगर हम डाउन मूव करते हैं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी का जो कॉन्सेप्ट है वो कोलैप्स कर गया। इसकी जगह पर कौन आ गया? आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन लिथियम के केस में जो एक्सेप्शनल केस है, उस केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी जो कॉन्सेप्ट है वो कोलैप्स कर गया। उसकी जगह पर कौन आ गया? हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी। लिथियम की स्मॉल साइज होने की वजह से एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होती है, जिससे क्या होगा? उसकी रिड्यूसिंग पावर भी बढ़ गई। उसकी रिड्यूसिंग पावर किसने बढ़ाई है? उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ने, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ही मेन मेजरिंग पॉइंट है यहाँ पर। क्या मेजर करने का? रिड्यूसिंग पावर मेजर करने का, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एल्कली मेटल्स के रिड्यूसिंग नेचर को चेक कर लिया है। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एल्कली मेटल्स की लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। हमें यहाँ पर चेक करना है कि एल्कली मेटल्स किस तरह से लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होते हैं और किस तरह का सॉल्यूशन यहाँ पर क्रिएट करते हैं। देखिए, द एल्कली मेटल्स डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिविंग डीप ब्लू सॉल्यूशंस। यहाँ पर मेंशन किया गया है एल्कली मेटल्स को जब हम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो वो किस तरह का सॉल्यूशन देते हैं? डीप ब्लू सॉल्यूशन। मतलब उस सॉल्यूशन का कलर कैसा रहेगा? डीप ब्लू। विच आर
कंडक्टिंग इन नेचर, कंडक्टिंग इन नेचर। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में हमें उस सॉल्यूशन की 2 प्रॉपर्टीज गिवन है, एक तो उसका कलर और उसकी कंडक्टिंग पावर। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है एक तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, डीप ब्लू सॉल्यूशन हो जाएगा, और उसकी जो नेचर है कंडक्टिंग हो जाएगी। कंडक्टिंग मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इजी हो जाएगा। अब हमें सबसे पहले चेक करना है कि डीप ब्लू सॉल्यूशन कैसे होगा। उसके लिए रिएक्शन देखिए, रिएक्शन है हमारे पास मेटल प्लस X प्लस Y NH3, आफ्टर दैट रिएक्शन M NH3 X पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन NH3 Y नेगेटिव। जैसे ही हमने लिक्विड अमोनिया में मेटल को डिसॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिला, ये मिला है हमारे पास अमोनिएटेड कैटायन, अमोनिएटेड कैटायन। और ये क्या है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिले हैं, अमोनिएटेड कैटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पर रीजन चेक करेंगे डीप ब्लू कलर का, क्योंकि डीप ब्लू कलर यहाँ पर क्यों ऑब्जर्व होगा। देखिए, द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, विच एब्जॉर्ब एनर्जी। जब हम लाइट एनर्जी इन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स पर डालेंगे, ठीक है, इन द विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में ऑफ लाइट एनर्जी को जब हम विजिबल रीजन में इन इलेक्ट्रॉन्स पर डालेंगे तो ये क्या करेंगे, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेंगे, उस एनर्जी को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, एंड दस इम्पार्ट ब्लू कलर। और तब जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन स्टेट में चले जाएंगे। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। कब, जब ये एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कर लेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि हायर एनर्जी लेवल में, मतलब एक्साइटेशन स्टेट में, इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रहते। फिर ये क्या करेंगे कि हायर एनर्जी लेवल से ये वापस जंप करेंगे कहाँ, अपनी नेचुरल पोजीशन पे, मतलब ग्राउंड स्टेट पे, लोअर एनर्जी लेवल पे। और उस टाइम जो ये लाइट एनर्जी जो रेडिएशन एमिट करेंगे, ठीक है, उस रेडिएशन का, उस लाइट एनर्जी का जो कलर रहेगा वो क्या रहेगा, ब्लू। यहाँ पर क्लियर मेंशन है, दस इम्पार्ट ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो हायर एनर्जी से जब ये जंप करेंगे वापस अपनी न्यूट्रल पोजीशन में, मतलब ग्राउंड स्टेट में, तब ये जो रेडिएशन एमिट करेंगे उन रेडिएशंस का कलर क्या रहेगा, ब्लू कलर, ठीक है। ये टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी है कंडक्टिंग पावर, कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो इजी हो जाएगा। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है हमारे पास अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए हमें आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, और आयंस हमारे पास है कैटायन और एनायन। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर क्या है, कैटायन है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर कंडक्टिंग पावर के बारे में पता लगेगा कि सॉल्यूशन का जो नेचर है वो कंडक्टिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अमोनिएटेड कैटायन प्रेजेंट है और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। मेनली क्या है, मेनली कैटायन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर हमने इस टॉपिक की कुछ लाइंस को यहाँ पर चेक कर लिया है, इससे आगे के लाइन को हम अभी चेक करेंगे। इस टॉपिक की नेक्स्ट लाइन देखिए, द सॉल्यूशंस आर पैरामैग्नेटिक। यहाँ पर कहा गया है कि जो लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन हमारे पास है वो किस नेचर का है, पैरामैग्नेटिक नेचर का, पैरामैग्नेटिक नेचर का। अभी पैरामैग्नेटिक नेचर का क्यों है, इस रीजन को हमें चेक करना है। देखिए हमारे पास रिएक्शन है M प्लस X प्लस Y NH3, आफ्टर दैट रिएक्शन M NH3 X प्लस E NH3 Y नेगेटिव।
अब देखिए, आप खुद से यहाँ पे चेक कीजिए पैरामैग्नेटिक नेचर की कंडीशन क्या होती है। जब हमारे पास सॉल्यूशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमें अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमें शो हो रहा है। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का रीजन बनेगा। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का रीजन बना, जिससे ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट देखिए, ऑन स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। उसके बाद क्या होगा, जब इस सॉल्यूशन को जब हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ऐसे ही खाली छोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन का लिबरेशन करेगा और क्या बना लेगा, अमाइड का फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ पर। एक्चुअली ये क्या करेगा, एक्चुअली ये सॉल्यूशन जो है ये एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और किस तरह से कंपाउंड बनाएगा। देखिए, ये हमारे पास है M प्लस AM। ये AM क्या है हमारे पास, अमोनिएटेड सॉल्यूशन, कि भाई अमोनिया में ये मेटल डिसॉल्व है, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस NH3, ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, आफ्टर दैट रिएक्शन यहां पर क्या बनेगा, मेटल एमाइड NH2 प्लस हाफ ऑफ H2, यहां से हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा। आप ध्यान से देखिए, ये जो रिएक्शन है ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी। यहाँ पर कैटलिस्ट आपके पास आयरन हो सकता है, आयरन भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन द ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज कलर। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात हो गई है। अब ये किस तरह का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यहाँ पर बात हो रही है कि जब हम इस अमोनिएटेड सॉल्यूशन में, लिक्विड अमोनिया में एल्कली मेटल की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हम रेफरेंस बुक्स में चेक कर सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन अप टू 5 मोलर हम कर सकते हैं, कि हम यहाँ पर जो लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन है वो अप टू 5 मोलर बना सकते हैं। 5 मोलर का मतलब क्या हुआ कि 5 मोल एल्कली मेटल्स को हम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ किस तरह के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात हो रही है, जब हम 3 मोलर सॉल्यूशन बनाएंगे, 3 मोलर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, 3 मोलर सॉल्यूशन यहाँ पर बनाएंगे, मतलब 3 मोल एल्कली मेटल्स को हम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करेंगे, तब क्या होगा कि ब्लू कलर जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्रॉन्ज कलर में। ठीक है, ब्रॉन्ज कलर में। ये कब होगा, जब हम कॉन्सेंट्रेशन को अप टू 3 मोलर कर देंगे, एल्कली मेटल्स को 3 मोल डिसॉल्व करेंगे किसमें, लिक्विड अमोनिया में। ठीक है, एंड बिकम्स डायमैग्नेटिक, और क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक से वो किस नेचर में आ जाएगा, डायमैग्नेटिक नेचर में आ जाएगा। अब डायमैग्नेटिक का रीजन क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म होते हैं। जब फर्स्टली क्या करते हैं, मेटल को अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म होते हैं। लेकिन जैसे ही हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर मेंशन है ना, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जब हमने एल्कली मेटल को डिसॉल्व किया, हाई उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सॉल्यूशन में इंक्रीज कर दी, तो होगा क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लस्टर बनने शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्लस्टर्स यहाँ पर बनने शुरू हो जाएंगे। अभी इलेक्ट्रॉन क्लस्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्लस्टर का मतलब होता है एक तरह से ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बहुत सारे ग्रुप यहाँ पर बन जाएंगे, और वही इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप किस फॉर्म में रहेंगे, अपोजिट स्पिन में। अपोजिट स्पिन में कैसे, जैसे यहाँ पर है आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है किस तरह से है, E इलेक्ट्रॉन, और इसका स्पिन मान लीजिए इस तरह से है, यहाँ E NH3 और ये हो गया Y नेगेटिव, और इसी के साथ जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पर क्लस्टर फॉर्म होगा तो मतलब ग्रुप फॉर्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे एक तरह से ग्रुप में प्रेजेंट रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और अपोजिट स्पिन में स्टेबल रहते हैं, हम ये जानते हैं अपोजिट स्पिन में स्टेबल रहते हैं, तो अपोजिट स्पिन में रहेंगे इस तरह से इलेक्ट्रॉन NH3 Y एंड नेगेटिव। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब ये अपोजिट स्पिन में रहेंगे तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी जनरेट हो जाएगी, डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक की कंडीशन क्या है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, लेकिन डायमैग्नेटिक की कंडीशन कौन सी हो जाती है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में पेयर हो जाए, अपोजिट स्पिन में
पेयर हो जाए तब कौन सी प्रॉपर्टी शो हो जाएगी यहाँ पर, डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो इस तरह से हमने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एल्कली मेटल्स की जो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, उस टोटल को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने लिक्विड अमोनिया ने जो एल्कली मेटल्स डिसॉल्व किए हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को चेक किया है, जैसे कि उस सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा, और उसकी कंडक्टिंग पावर कैसी रहेगी, और कॉन्सेंट्रेटेड करने पर उसके कलर में क्या चेंज आएगा, और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आएगा, कि वो पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक बनेगी और क्यों बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी को चेक किया है जिसमें रिड्यूसिंग नेचर है, और सिक्स्थ और लास्ट प्रॉपर्टी को चेक किया है जिसमें क्या है, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। आई होप कि आपको दोनों प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। अगर उनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।